हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर कैलकुलस का ये 16th लेक्चर है और वेक्टर इंटीग्रेशन का ये फर्स्ट लेक्चर है। इसके पहले आप 15 वीडियोस में वेक्टर डिफरेंशिएशन की ट्रेनिंग लिया आपने। तो मैं समझता हूँ 15 वीडियोस में ली गई ट्रेनिंग ठीक होनी चाहिए। आपने सीख लिया, ये हमें विश्वास है और विश्वास होना भी चाहिए। इसी प्रकार से आइए हम आपको वेक्टर इंटीग्रेशन सिखाएं। वेक्टर इंटीग्रेशन दो प्रकार का आपको पढ़ना है। एक तो ये कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, जैसे कि आप स्केलर इंटीग्रेशन में जानते थे ना कि यदि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जी ऑफ एक्स है तो जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स होगा और एक कांस्टेंट और जोड़ देते हैं। कांस्टेंट जोड़ने का सिग्निफिकेंस आपको मालूम होना चाहिए। इंटरमीडिएट में जब आपने पहली बार समाकल पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, तभी टीचर ने आपको समझा दिया होगा ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ना अति आवश्यक है। दूसरा एक नया इंटीग्रल आप पढ़ेंगे जिसका नाम है लाइन इंटीग्रल। स्केलर इंटीग्रेशन में जो इंटीग्रेशन आप इंटर में शुरुआत में सीखे थे वो एरिया इंटीग्रेशन कहलाता है ना। वो होता है इंटीग्रल वाई डी एक्स। वाई डी एक्स एलिमेंट का एरिया है, उसको इंटीग्रेट किया गया। इसका मतलब ये एरिया फंक्शन है। अगर हम इंटीग्रेशन ए टू बी ले लेंगे तो एरिया आ जाएगा किसी बाउंडेड कर्व का, बाउंडेड एरिया ना, कर्व द्वारा बाउंडेड एरिया। और यदि आप जनरल लिमिट ले लें ए टू एक्स तो एक्स के रूप में आंसर आएगा, तो उसको बोलते हैं एरिया फंक्शन। एरिया इंटीग्रल में जो लिमिट्स होती है वो बाउंड्रीज के इक्वेशंस होते हैं। लाइन इंटीग्रल में ऐसी बात नहीं, ये दूसरे टाइप का इंटीग्रेशन है। फिलहाल आइए हम शुरुआत करें इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन और इसके साथ कुछ एग्जांपल्स। डेफिनेशन, इफ डी बाई डी टी वेक्टर ए ऑफ टी इक्वल टू वेक्टर बी ऑफ टी, देन इंटीग्रल वेक्टर बी ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू वेक्टर ए ऑफ टी प्लस अ कांस्टेंट वेक्टर सी, वेयर वेक्टर सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वेक्टर। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वेक्टर वर्ड नहीं लिख रहा हूं मैं क्योंकि वेक्टर का साइन लगा हुआ तो वेक्टर तो बता ही रहा है। where c is arbitrary constant known as constant of integration, known as constant of integration। इसके बाद कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हम कलेक्ट करेंगे ना। इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रल ये होगा, इस टाइप से इनवर्स प्रोसेस करके। ऐसे ही आप खेल वहां भी किए थे। स्केलर इंटीग्रेशन जिसकी शुरुआत इंटरमीडिएट से होती है, बीएससी तक पढ़ते हैं आप, और बीएससी में ही आकर के एक नया इंटीग्रेशन ये शुरू हो गया जिसका नाम है वेक्टर इंटीग्रेशन। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स नंबर 1, डी बाई डी टी फाई वेक्टर ए। जब तक कि कहा न जाए तब तक हर क्वांटिटी टी का फंक्शन होगी, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में ही हम डेरिवेटिव सबका लिख रहे हैं। तो याद करें ये बराबर होता था कितना, डी फाई बाई डी टी विथ वेक्टर ए प्लस फाई विथ डी वेक्टर ए अपॉन डी टी। देयरफॉर इंटीग्रल ब्रैकेट डी फाई बाई डी टी विथ वेक्टर ए प्लस फाई टाइम्स डी वेक्टर ए अपॉन डी टी, डी टी ये बराबर कितना हो जाएगा, फाई वेक्टर ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो चूंकि हम स्टैंडर्ड रिजल्ट लिख रहे हैं इसलिए हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन किसी में नहीं लिख रहे हैं। ये अंडरस्टूड समझ लीजिएगा कि सब में लिखा हुआ है, क्वेश्चन करते समय जरूर लिखा जाता है। और ये हम फार्मूलों की लिस्ट एक तैयार कर रहे हैं तो इसमें क्या सी, सभी में प्लस सी क्या लिखना है। नंबर 2, डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू
डी वेक्टर ए अपॉन डी टी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट डी वेक्टर बी अपॉन डी टी। देयरफॉर इंटीग्रल डी वेक्टर ए अपॉन डी टी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट डी वेक्टर बी अपॉन डी टी, इसे इंटीग्रेट कर दीजिए टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो थोड़ा सा मुश्किल काम है। स्केलर इंटीग्रेशन में छोटे छोटे थे ना, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स छोटा सा गया। अब यहाँ डेरिवेटिव भारी है तो इस भारी को इस छोटे रूप में पहचानना थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा मुश्किल होगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन अब पढ़ना तो ही है, एंजॉय करिए इसको। नंबर 3, डी बाई डी टी वेक्टर ए स्क्वायर यानी कि डी बाई डी टी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए डॉट डी वेक्टर ए अपॉन डी टी प्लस डी वेक्टर ए अपॉन डी टी डॉट वेक्टर ए। देखो डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, तो इसको ऐसे कर लो तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे, या इसको ऐसे कर लो दोनों एक जैसे हो जाएंगे, जो मर्जी। तो जाएगा टू वेक्टर ए डॉट डी वेक्टर ए अपॉन डी टी। देयरफॉर इंटीग्रल वेक्टर ए डॉट डी वेक्टर ए अपॉन डी टी, टू इधर कर लेंगे, डी टी इक्वल्स टू 1/2 वेक्टर ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी में स्टार बना के लिख लें, इंटीग्रल वेक्टर है डॉट उसका डेरिवेटिव, तो डी वेक्टर ए अपॉन डी टी वेक्टर के नाम पे ले लिए, डॉट अब इसका डेरिवेटिव डी स्क्वायर वेक्टर ए अपॉन डी टी स्क्वायर ले लिए, ये डी टी, तो ये बराबर क्या होगा 1/2 डी वेक्टर ए अपॉन डी टी होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो यही चीज है ना, एक ही जगह पर हमने ये ले लिया और एक डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव है, तो इसके स्क्वायर का आधा, इसके स्क्वायर का आधा, ये लिखा हुआ है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फोर्थ, डी बाई डी टी ऑफ ए क्रॉस बी देखें। फोर्थ, डी बाई डी टी ए क्रॉस बी इक्वल टू डी वेक्टर ए अपॉन डी टी क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस डी वेक्टर बी अपॉन डी टी। अब जैसे इसको ट्वाइस कर लिए, इसको ना करिएगा, क्योंकि वहाँ तो ए डॉट बी बी डॉट ए होता है बराबर, कम्यूटेटिव ला होल्ड करता है, यहाँ नहीं होल्ड करता है। यहाँ दिस क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस दिस नहीं होगा, माइनस एक आ जाएगा ना, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस बी होता है, तो इसलिए यहाँ वो काम न करिएगा। दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल ब्रैकेट डी वेक्टर ए अपॉन डी टी क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस डी वेक्टर बी अपॉन डी टी डी टी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। पांचवा देखिए, इन्हें याद रखिए, चाहे इनको आप देखिए दिमाग में बैठाइए और एक एटीट्यूड बनाइए कि एक बार सोच लें कि यार इसका इंटीग्रल करना है, किसी का डेरिवेटिव तो नहीं है। हाँ, कोशिश करके अगर हम पकड़ लिए तो बस काम आसान हो जाएगा, नहीं पकड़ पाएंगे तो काम कठिन होगा, सीधी सी बात। फिफ्थ, डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर ए क्रॉस डी वेक्टर ए अपॉन डी टी बराबर कितना होगा, डी वेक्टर ए अपॉन डी टी, पहले डेरिवेटिव निकालें, क्रॉस डी वेक्टर ए अपॉन डी टी प्लस ए क्रॉस डी स्क्वायर वेक्टर ए अपॉन डी टी स्क्वायर, यही होगा। ये तो टर्म जीरो हो जाएगा, तो हो गया इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस
डी स्क्वायर वेक्टर ए अपॉन डी टी स्क्वायर। देयरफॉर इंटीग्रल वेक्टर ए क्रॉस डी स्क्वायर वेक्टर ए अपॉन डी टी स्क्वायर डी टी इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस डी वेक्टर ए अपॉन डी टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो दो रिजल्ट जब एक जैसे आपके समझ में आवे तो उनको एक बार फिर से देख लेना चाहिए इकट्ठे, तो वही मैं इकट्ठे देखने जा रहा हूं। एक था इंटीग्रल वेक्टर ए डॉट, ये कहां से आ गया, हाँ तो कुछ और था ना, वो तो ए डॉट डी ए अपॉन डी टी था, ए डॉट डी ए अपॉन डी टी था, ये नहीं था। ओके सॉरी, कोई जरूरत नहीं। एक इंटीग्रल अभी हम पढ़े थे ना, ए डॉट डी स्क्वायर ए अपॉन डी टी स्क्वायर नहीं था, डी ए अपॉन डी टी था, जिसकी वैल्यू आई थी वेक्टर ए स्क्वायर अपॉन 2। डी ए अपॉन डी टी था। ओके नेक्स्ट सिक्स्थ, इफ वेक्टर डब्ल्यू इज अ कांस्टेंट वेक्टर देन डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर डब्ल्यू डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू, पहले डेरिवेटिव निकाला, डब्ल्यू कांस्टेंट वेक्टर है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, तो ये बराबर हो जाएगा वेक्टर डब्ल्यू डॉट डी वेक्टर ए अपॉन डी टी। देयरफॉर इंटीग्रल डब्ल्यू डॉट डी वेक्टर ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू डब्ल्यू डॉट ए प्लस कॉन्स्टेंट वेक्टर, कॉन्स्टेंट प्लस कॉन्स्टेंट वेक्टर नहीं, क्योंकि ये स्केलर है ना, डॉट प्रोडक्ट, तो कॉन्स्टेंट स्केलर होगा। तो कॉन्स्टेंट लिखते समय भी आपको ध्यान देना है कि जिसकी वैल्यू लिख रहा है, जिसको इक्वेट कर रहे हैं, वो क्वांटिटी अगर वेक्टर है तो कांस्टेंट वेक्टर लिखिएगा, वो क्वांटिटी अगर स्केलर है तो कांस्टेंट स्केलर लिखिएगा। इसलिए हम बार बार बोल दे रहे हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सेवेंथ, if vector w is a constant vector then d by dt of vector w क्रॉस वेक्टर a is equal to, w कांस्टेंट वेक्टर है, प्रोडक्ट रूल मत लगाइएगा क्योंकि डी डब्ल्यू अपॉन डी टी 0 होगा, सीधा सीधा लिखिए आप कितना, w क्रॉस डी वेक्टर ए अपॉन डी टी। देयरफॉर इंटीग्रल वेक्टर डब्ल्यू क्रॉस डी वेक्टर ए अपॉन डी टी इक्वल टू डब्ल्यू क्रॉस ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एट्थ, बहुत सिंपल, d by dt of d vector a upon dt is equal to d square vector a upon dt square. This implies that integral d square vector a upon dt square dt equal to d vector a upon dt plus constant of integration. Ninth, थोड़ा सा बड़ा है, d by dt of a cap इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ए कैप को हम लिख दें वेक्टर ए अपॉन स्केलर ए, स्केलर ए माने मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को हम स्केलर ए से डिनोट करते हैं। ठीक, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, फर्स्ट फंक्शन हटा लिए, फिर इसका डेरिवेटिव डी वेक्टर ए अपॉन डी टी, फिर 1 बाई ए का टी के रिस्पेक्ट में कितना डेरिवेटिव होगा, माइनस 1 बाई ए स्क्वायर डी ए बाई डी टी, इतना होगा विथ वेक्टर ए। देयरफॉर इस पूरे का इंटीग्रल इतना छोटा सा होगा, थोड़ी सी दिक्कत इस फार्मूलों में है। देयरफॉर इंटीग्रल 1 बाई ए
डी वेक्टर ए अपॉन डी टी माइनस 1/a² डी ए बाई डी टी विथ वेक्टर ए डी टी इक्वल टू ए कैप प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इट इज़ वेरी स्पेशल फार्मूला, क्योंकि काफ़ी बड़ा इंटीग्रेंड है और उसका आंसर बहुत छोटा सा है और इसको पहचानना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा आपको, तो दिमाग में बैठा लो। ये नहीं सेट हो रहा है, नहीं तो एक बार सोच लो कि भाई ये कैप वाला भी तो हम जानते हैं, उसको भी करके देख लो। ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो कि उसी कॉन्सेप्ट से निकले हैं, इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसके बाद स्केलर इंटीग्रेशन के जितने भी नियम कानून होते हैं वो वेक्टर इंटीग्रेशन में भी लागू होते हैं, इफ कंसिस्टेंट। हाँ, जैसे कंसिस्टेंसी हो, ये सब वेक्टर की दुनिया में वो बात होती तो हो तब ना इंटीग्रल की बात होगी। जैसे डेरिवेटिव में वेक्टर अपॉन वेक्टर कोसेंट रूल लगा सकते हैं क्या? नहीं ना, क्योंकि वेक्टर की दुनिया में वेक्टर अपॉन वेक्टर का कोई कंसेप्ट नहीं है। इसलिए स्केलर इंटीग्रेशन का स्केलर डिफरेंशिएशन का जो कोसेंट रूल है वो वेक्टर डिफरेंशिएशन में नहीं लगा था। वैसे ही स्केलर इंटीग्रेशन के सारे नियम कानून यहाँ लगेंगे, बशर्ते कि कंसिस्टेंसी बनी रहे, कोई नियम कानून कोई सिद्धांत टूटे ना। एक एग्जाम्पल देखें, सिंपल सा एग्जाम्पल 1, इंटीग्रल ऐसे लिख दिया जाए, टू इवेलुएट इंटीग्रल 1 to 2 वेक्टर आर क्रॉस डी स्क्वायर वेक्टर आर अपॉन डी टी स्क्वायर डी टी, वेयर, हाँ बहुत सिंपल है ये सब, वेयर वेक्टर आर इज गिवन एज 2t स्क्वायर आई कैप प्लस टी जे कैप माइनस 3t³ के कैप। आई जे के कैप को इनको सब आप जानते हैं। देखो वेक्टर आर प्रायः पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यदि कहीं और किसी अर्थ में यूज किया जा रहा है तो हमें कोई आपत्ति नहीं, आपको भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि कुछ न लिखा रहता, जैसे वेयर आर इक्वल टू इतना न लिखा रहता, तो हम आर को समझ लेते एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्लियर हुई बात? अब आइए कैलकुलेट करें, वेरी सिंपल। शुरुआत करिए फटाफट, डी वेक्टर आर अपॉन डी टी निकालिए, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। 4t आई कैप प्लस जे कैप माइनस 9t स्क्वायर के कैप, फिर डिफरेंशिएट करिए। डी स्क्वायर वेक्टर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू 4 आई कैप, ये 0 हो जाएगा, माइनस 18t के कैप। अब इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, यही तो है। तो वेक्टर आर क्रॉस डी स्क्वायर वेक्टर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप। दूसरी लाइन में आर के कंपोनेंट्स होंगे, वेक्टर आर के कंपोनेंट्स। 2t स्क्वायर आई कंपोनेंट है, टी जे कंपोनेंट है, माइनस 3t³ के कंपोनेंट है। फिर तीसरी लाइन में इसके कंपोनेंट्स 4 और जे है ही नहीं है 0, माइनस 18t। ठीक, इसकी वैल्यू निकालिए, दिस इज इक्वल टू ये छुट्टा माइनस 18t स्क्वायर विथ आई कैप प्लस, हाँ आप लोग माइनस लिखते हो, मैं प्लस लिखता हूं, प्लस लिख करके गुणा उल्टा कर देता हूं, माइनस 12t³ प्लस 36t³ जे कैप प्लस माइनस 4t के कैप। ये आ गया क्रॉस प्रोडक्ट, माइनस 6t³ कुछ गलत लिख दिए क्या? 2t स्क्वायर है
2t² t माइनस 3t³ 4t आएगा। ये कैसे? 2t² है ना, 2t²। जरा चेक कर लो ध्यान से भैया, ये गड़बड़ लिख दिया क्या? लगता है हमको 2t² ही तो है, तो एक बार डिफरेंट 4t हो जाएगा। हाँ, अब हम समझ गए। एक फार्मूले का इस्तेमाल हमें करना था, वो करना चाहिए था। जैसे हम कर रहे हैं ये गलत नहीं है। चलो अच्छा, पहले अब इसको कर रहे हैं तो कर लें, आंसर निकाल लें, फिर एक फार्मूले का यूज़ करके हम करेंगे। फार्मूले का यूज़ करके ही करना चाहिए, तभी तो स्किल दिखेगा ना। मैथमेटिक्स में स्किल दिखना चाहिए। मैंने ध्यान नहीं दिया, तो अब हम दो तरीके से इसको बता दे रहे हैं, एक विदाउट स्किल, एक विथ स्किल। तो इस काम को आगे बढ़ाइए, इसमें कहीं कोई गलती तो नहीं है। ये हो गया 4t, फिर हो गया 4, ओके 2t, हाँ सही है, आगे बढ़िए। अब इसको इंटीग्रेट करना है 1 to 2। Therefore, integral 1 to 2 vector r cross d square vector r upon dt square dt equal to integral 1 to 2 bracket minus 18t square I cap, और ये कितना हो जाएगा, प्लस 24t³ j कैप माइनस 4t k कैप dt इक्वल्स टू, ये आएगा t³ अपॉन 3 से इसको कैंसिल करके लिखिए, माइनस 6t³ I कैप, ये t⁴ अपॉन 4 कैंसिल करिए, प्लस 6t⁴ j कैप, ये t² अपॉन 2 यानी कि माइनस 2t² k कैप। लिमिट t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 2 तक। पहले 2 रखिए t के जगह पे, माइनस 48 I कैप प्लस 96 j कैप माइनस 8 k कैप माइनस, अब 1 रखिए, माइनस 6 I कैप प्लस 6 j कैप माइनस 2 k कैप। फाइनल आंसर माइनस 42 I कैप प्लस 90 j कैप माइनस 6 k कैप। ये रहा आंसर, मिला लिया जाए। माइनस 42 प्लस 90 माइनस 6, ठीक। अब विथ स्किल देखें, सेकेंड अप्रोच। सेकेंड अप्रोच, d बाई डी टी वेक्टर r क्रॉस d वेक्टर r अपॉन डी टी बराबर कितना होगा, d वेक्टर r अपॉन डी टी क्रॉस d वेक्टर r अपॉन डी टी प्लस वेक्टर r क्रॉस d स्क्वायर वेक्टर r अपॉन डी टी स्क्वायर। तो ये तो जीरो हो गया, किसी वेक्टर का क्रॉस उसी वेक्टर के साथ जीरो वेक्टर होता है, तो ये बराबर आ गया r क्रॉस d स्क्वायर वेक्टर r अपॉन डी टी स्क्वायर। इसलिए इसका इंटीग्रल ये होगा। देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ वेक्टर r क्रॉस d स्क्वायर वेक्टर r अपॉन डी टी स्क्वायर dt will be वेक्टर r क्रॉस d वेक्टर r अपॉन dt प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट कैंसिल हो जाता है। तो अब लिखिए यहां से, देयरफॉर ये
देयरफॉर यही इंटीग्रल है, लिमिट लगा दिया, इसकी वैल्यू हो जाएगी वेक्टर आर क्रॉस डी वेक्टर आर अपॉन डी टी, है लिमिट 1 to 2 इक्वल टू डिटर्मिनेंट, पहले क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लीजिए। तो मैं देख लूं आर कितना है, आई जे के, आर के कंपोनेंट्स हैं 2t स्क्वायर टी -3t क्यूब, यस। अब इसके डेरिवेटिव को जाएंगे 4t 1 -9t स्क्वायर, और इस पे आप लिमिट चढ़ा दीजिए t इक्वल टू 1 t इक्वल टू 2 इक्वल टू ब्रैकेट, बोलिए भाई, -9t क्यूब प्लस 3t क्यूब आई कैप प्लस -12t क्यूब प्लस 18t क्यूब, नो दिस इंटू दिस है ना, तो -12t टू दी पावर 4 होगा और प्लस 18t टू दी पावर 4 जे कैप प्लस 2t स्क्वायर -4t स्क्वायर के कैप, ब्रैकेट क्लोज्ड, लिमिट 1 to 2 इक्वल्स टू -6t क्यूब आई कैप प्लस 6t टू दी पावर 4 जे कैप -2t स्क्वायर के कैप विथ लिमिट 1 to 2 इक्वल्स टू 2 रखिए पहले, -48 आई कैप प्लस 96 जे कैप -8 के कैप माइनस लोअर लिमिट रखिए t इक्वल टू 1, -6 आई कैप प्लस 6 जे कैप -2 के कैप, और फाइनली आंसर कितना आएगा इक्वल्स टू, देखें, -48 प्लस 6 -42 आई कैप प्लस 90 जे कैप और -6 के कैप, इतना ही आंसर शायद उसमें भी आया था, -42 प्लस 90 -6, यस। चलो अच्छा हुआ, शुरू में अगर हम ध्यान दे दिए होते तो बस इतना ही बता के छोड़ देते, नहीं ध्यान दिए तो इसी बहाने आपके सामने 2 अल्टरनेटिव्स आ गए कि चाहे इसको निकाल के इंटीग्रेट करें, चाहे हम एक स्किल का इस्तेमाल करके तब करें। समझ में बात आ गई ना? तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वेक्टर इंटीग्रेशन के सारे वीडियोस की सूचना यूट्यूब आपको सीधा सीधा दे। बच्चों, ये मेरा गणितपुर चैनल है, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह फ्रॉम KNI PSS सुल्तानपुर। इस चैनल का मकसद है, इसका मिशन है 13 तुझको अर्पण, यानी कि जो मेरे पास है वो स्टूडेंट्स के हम हवाले कर दें, और क्या हवाले कर दें इसमें भी जो केंद्रीय भाव है, सेंट्रल आइडिया है, कि आपको हम कंसेप्ट क्लियर कर दें जिसकी प्रॉब्लम होती है। कंसेप्ट, सब्जेक्ट नॉलेज एकदम क्रिस्टल क्लियर, रेसा रेसा बिल्कुल साफ होना चाहिए। सब्जेक्ट का नॉलेज यदि हो गया तो उसके बाद फिर जो प्रॉब्लम्स, एग्जाम्पल्स, जो भी सामने आपके थ्योरम्स आएंगी आप उनको कर लेंगे। बहुत से थ्योरम्स, बहुत से एग्जाम्पल्स बुक्स में सॉल्व दिए रहते हैं, वो सोल्यूशन आप पढ़ेंगे तो अब आपके समझ में आएगा। उसके बाद फिर अनसॉल्व प्रॉब्लम्स उठाएंगे तो आप समर्थ हो चुके होंगे। इसलिए सब्जेक्ट नॉलेज बहुत ज़रूरी है। इतनी ट्रेनिंग के बाद यदि आपको एक क्वेश्चन भी करना मुश्किल पड़ रहा है, भारी पड़ रहा है, तो इसका मतलब फिर अंदरूनी कमजोरी आपकी वो दूर नहीं होने वाली है। थैंक यू वेरी मच।